हेलो बच्चों, जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारी बोर्ड परीक्षा आज 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य रह गया है कि रिवीजन करना। और रिवीजन के रिगार्डिंग आज हम शुरू कर रहे हैं आम्ल क्षार एवं लवण। एक इसे हम परीक्षा विशेष के अंतर्गत पढ़ेंगे और परीक्षा विशेष में हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में जो अब कई बार पूछे जा चुके हैं या कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। क्योंकि अब समस्त टॉपिक का अध्ययन हम तो कर नहीं सकते, इसलिए हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अम्ल क्षार एवं लवण, जो कि हमारे साइंस का दूसरा चैप्टर है। हम इसमें जानेंगे अम्ल क्या होता है, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, क्षार क्या होता है, क्षार के भौतिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण एवं लवण के बारे में जानेंगे और लवण परिवार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अम्ल। अम्ल है क्या? अम्ल की कुछ वैज्ञानिकों ने मत दिया, जिसमें हम बहुत सारी तो डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। हम उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अर्नियस का सिद्धांत। अर्नियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अम्ल वे पदार्थ होंगे जो H+ आयन, केवल H+ आयन देंगे, यानी H+ के अलावा अन्य कोई धनायन प्रदान नहीं करेंगे। मतलब जैसे अन्य से क्या मतलब है, H के अलावा, यानी मतलब ना तो मैग्नीशियम आयन देंगे ना तो सोडियम आयन देंगे, केवल H+ आयन प्रदान करेंगे। तो हम लिख लेते हैं डिफिनीशन। सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। अर्नियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया HCl। अब इसे यदि हम देखें, जल के साथ यदि इसे घोलें तो इसमें H+ और क्लोरीन माइनस प्राप्त होगा। अब इसमें हमें H+ आयन प्रदान हो रहा है, इसलिए HCl एक अम्ल होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं HNO3। जब इसको हम जल के साथ घोलेंगे तो इसमें प्राप्त होगा H+ आयन और प्लस CnO3 माइनस। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों पदार्थों में हमें H+ आयन प्रदान हो रहा है, इसलिए यह अम्ल होगा।
वही यदि हम देखें प्लस आयन तो अन्य भी कई यौगिकों में से हमें कई पदार्थों में से प्राप्त हो सकता है। जैसे हम ले लें NaCl ले लें, इसमें हमें प्राप्त होगा Na प्लस और Cl माइनस। लेकिन आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल केवल वे पदार्थ होंगे जिनमें केवल H प्लस आयन प्राप्त होंगे, अन्य कोई धनायन प्राप्त नहीं होगा। जबकि हम इसमें देखें तो इसमें सोडियम का धनायन प्राप्त हो रहा है, ना कि हाइड्रोजन का धनायन प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह अम्ल नहीं होगा, अम्ल नहीं होगा। अब हम समझ चुके हैं कि अम्ल क्या है। फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करते हैं, और इसमें बिल्कुल सबसे सटीक बात यह याद रखिएगा, केवल H प्लस आयन प्रदान करेंगे, अन्य कोई धन आयन प्रदान नहीं करेंगे। वे क्या होंगे? अम्ल होंगे। अब एक वैज्ञानिक और थे जिनका एक क्या थे, दो लोगों ने जो है स्वतंत्र नियम प्रस्तुत किया था। एक का नाम था ब्रोस्टेड और दूसरे का नाम था लोरी, जिसे सामूहिक रूप से ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत कहा गया। अब वो देख लेते हैं ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत। अब ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से कि हम दोनों डिफिनीशन याद रखें, लेकिन कभी कभार ये पूछ लेता है कि वैज्ञानिकों का नाम लेकर कि आर्हेनियस के अनुसार बताइए या ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार बताइए, तो छोटी सी डिफिनीशन है जो हम सीख लेते हैं और जान लेते हैं ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत है क्या। इस सिद्धांत के अनुसार ये जल में घुलकर जल को एक प्रोटॉन प्रदान करते हैं, या दूसरी डिफिनेशन इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ अम्ल होंगे जो एक प्रोटॉन का त्याग करते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, यानी कोई ऐसा पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा जल में घुलकर, वो अम्ल कहलाएगा। जैसे हम ले लेते हैं सबसे पहले HCl ही ले लेते हैं। तो HCl को जब जल के साथ घोलेंगे, तो हमें प्राप्त होगा ये जो H प्लस आयन है, ये इसे प्रदान करेगा, तो ये बन जाएगा H3O जो कि प्लस होगा, और यहां बचा हमारे पास Cl माइनस। अब इसमें हम देखेंगे कि HCl ने एक हाइड्रोजन आयन जल को प्रदान किया, इसलिए HCl क्या होगा? एक अम्ल होगा। अब इसके बाद एक हम और ले लेते हैं
NH4। NH4 का जल के साथ अवक्रिया कराते हैं तो इस दशा में यहां से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसे प्रदान करेगा और ये बन जाएगा H3O प्लस, और प्लस यहां हमारे पास बचा NH3 जो कि माइनस में होगा। तो हम देख रहे हैं यहां इसने एक हाइड्रोजन आयन प्रदान किया यानी दान किया, और इस यहां NH4 ने एक प्रोटॉन का त्याग किया, इसलिए ये दोनों, इसलिए HCl और NH4 दोनों अम्ल होंगे। तो लिख देते हैं नोट में, यहां HCl और NH4 दोनों पदार्थों ने हाइड्रोजन प्लस आयन या एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए ये अम्ल होंगे। और समझ में आ गया होगा, समझ लीजिए अर्हनियस ने बताया था कि ये वे पदार्थ जो जल के साथ घुलकर H प्लस आयन, केवल हाइड्रोजन के आयन प्रदान करते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। वहीं ब्रोस्टेड लोरी ने बताया कि ये वे पदार्थ जो जल के साथ घुलकर जल को एक प्रोटॉन प्रदान करते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। दोनों की डेफिनेशन समान है, बस कोई अंतर नहीं है, सामान्यीकरण है। अगर देखें कि अगर ब्रोस्टेड लोरी जो है उसी का सामान्यीकरण कर दिया था उनके अर्हनियस के ही नियम का, तो दोनों नियमों में से हमें दोनों नियम आने चाहिए। थोड़ी छोटी सी डिफिनीशन हमें याद रखना है। अर्हनियस ने बताया था कि वो जल के साथ घुलकर H प्लस आयन प्रदान करते हैं, जबकि ब्रोस्टेड लोरी ने बताया ये जल के साथ घुलकर जल को एक प्रोटॉन प्रदान करते हैं। बस सीधी सी बात याद रखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखिए और याद होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है, चाहे ब्रोस्टेड लोरी से पूछ लेगा चाहे अर्हनियस से पूछ लेगा। तो ये दोनों नियम आपको याद होने चाहिए। और एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिना डिफिनीशन, केमिस्ट्री में डिफिनीशन का कोई महत्व नहीं होता बिना उदाहरण के। यानी डिफिनीशन जब भी लिखना है हमें तो उदाहरण अवश्य लिखना है, क्योंकि डिफिनीशन से कभी भी पूरा नंबर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, डिफिनीशन के साथ एग्जाम्पल भी याद रखना होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें ये भी पता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये हम जानते हैं कि ये अम्लों का भौतिक गुण है। यानी अम्लों को हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से अम्ल हैं, कौन से क्षार हैं, कौन से लवण हैं, इसकी जांच करनी है। तो हमारे पास कुछ सूचक होते हैं, क्योंकि हम सबको चक्के नहीं बता सकते कि अम्ल जो होंगे वो स्वाद में खट्टे होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जो बहुत अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके शरीर पर लगने मात्र से शरीर को काफी क्षति हो सकती है। तो इसके लिए हम कुछ सूचकों का प्रयोग करते हैं इनके भौतिक गुणधर्म को जानने के लिए। तो हम सबसे पहले किन सूचकों का प्रयोग करेंगे, उसके आधार पर हम इनके भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे, और सूचक के बारे में हम क्षार और लवण जब पढ़ लेंगे उसके अंत में, या क्षार पढ़ने के बाद हम उसके बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अम्लों के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म देखिए,
सबसे पहले अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा हमें याद रखना है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये बहुत आवश्यक है जानना कि यह नीला शब्द, यानी मतलब अगर लाल लिटमस पत्र होगा तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, लिटमस पत्र नीला होना चाहिए। अब लिटमस पत्र है क्या, इसका हम चर्चा आगे करेंगे। लिटमस पत्र कहां से प्राप्त होता है और हम दिखाएंगे भी लिटमस पत्र क्या होता है। लेकिन यहां आप जान लीजिए कि अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अब इसके बाद तीसरा, अम्ल मेथिल ऑरेंज या ऐसा लिख लीजिए, मेथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन लाल होता है। बस ये इतना ही याद रखिए, आगे हम चर्चा करेंगे जब इसमें सूचक की बात करेंगे, सूचक टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसमें इसके बारे में और जानेंगे। याद रखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और इसका मेथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन लाल होता है। इतना याद रखिए भौतिक गुणधर्म में। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, इनके अम्लों की प्रबलता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबलता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 प्रबल अम्ल और नंबर दूसरा दुर्बल अम्ल। एक होगा प्रबल अम्ल और एक होगा दुर्बल अम्ल। चलिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्रबल अम्ल क्या है। प्रबल अम्ल, जैसा कि नाम में ही लिखा है प्रबल, प्रबल का मतलब हम जानते हैं क्या हो, शक्तिशाली, यानी ऐसा अम्ल जो शक्तिशाली हो। और शक्तिशाली कौन हो सकता है, जो पूरी तरह से इन्वॉल्व होने का अर्थ है किसी कार्य में पूरी तरह से लग जाना। तो यहां अम्ल क्या करेगा, प्रबल यानी ये जल के साथ, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो जल में घुलकर पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं।
वे अम्ल जो जल में घुलकर पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, छोटी सी डिफिनेशन हमें याद रखनी है। वे अम्ल जो जल में घुलेंगे और आयनित हो जाएंगे, या छोटी सी हम इससे भी छोटा कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, या वे अम्ल जो पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब पूरी तरह से जल में घुल जाए या पूरी तरह से आयनित हो जाए वे प्रबल अम्ल कहलाएंगे। अब देख लीजिए, कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि प्रबल अम्ल और सांद्र अम्ल दोनों एक ही है। नहीं, ये दोनों अलग अलग है। ये क्या है, प्रबल अम्ल, देखिए इसे हम समझ लेते हैं कि प्रबल अम्ल और सांद्र अम्ल में अंतर क्या है। प्रबल अम्ल और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं सांद्र अम्ल। अभी प्रबल अम्ल में हमने बताया कि ये अम्ल घुलने के आधार पर, यानी इसका आयनीकरण के आधार पर इसका मानक रखा गया है, यानी ये कितना आयनित होता है। यानी ये आयनीकरण यानी पूरी तरह से घुलेगा तो वह प्रबल अम्ल कहलाएगा। और सांद्र अम्ल की बात करें तो इसमें अम्ल में कितना जल की मात्रा है, ये इस पर निर्भर करता है। देखिए, ये आयनीकरण की दर है, जबकि ये प्रति लीटर विलयन में उपस्थित अम्ल का मोल है। समझ लीजिए, इसमें क्या है, आयनीकरण यानी उसके घुलने से कि कितना वो आयनित होता है, जबकि ये इस बात